500 साल पुरानी ये मस्जिद। ये है अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आज़म के वालिद का स्टैचू। मैं हमेशा हैरान होता हूँ कि जिस कौम ने खुद इतने जुल्म बर्दाश्त किए हो वो खुद इतनी जालिम कैसे हो सकती है। अब हम पहुँच चुके हैं उस जगह जो मेरा एक विश थी कि मैं ज़रूर आऊँ यहाँ पे, तो वो है ये सामने सिकंदर आज़म, सिकंदर यूनानी का मुजस्समा, द ग्रेट मदर टेरेसा का स्टैचू, और ये उनका घर। यहाँ से वो किस तरह इंडिया गई और वहाँ पे जाके इंसानियत की ऐसी खिदमत की। अस्सलाम वालेकुम, सुबह व खैर। मैं हूँ इस वक्त नॉर्थ मैसेडोनिया के कैपिटल स्कोपिये में, और आज इस तारीख़ी शहर और इसमें मौजूद तारीख़ी शख्सियात के हवालों से बात होगी। बहुत ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है क्योंकि इसमें आप देख पाएंगे ज़िक्र होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ़ातेह, और मदर टेरेसा, इंडिया पाकिस्तान कौन नहीं जानता, उनका ज़िक्र भी होगा। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के ओल्ड टाउन, म्यूज़ियम्स, वो सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे और तारीख़ी हवाले से ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। तो मैंने अपने दिन का आगाज़ कर दिया है, वो एक वॉकिंग टूर होगा जिसमें हम सारी चीज़ें ये आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। कुछ आपको पसंद आएंगी, कुछ बहुत ही पसंद आएंगी, लेकिन वीडियो तो यार लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आप देख रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप कहाँ से हैं और हमारे साथ ये वीडियो में शामिल हैं, ज़रूर बताइएगा। और हम आपको दिखाते हैं यहाँ नॉर्थ मैसेडोनिया का कैपिटल स्कोपिये। वॉकिंग टूर का आगाज़ हमने किया है म्यूज़ियम ऑफ मैसेडोनिया से, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे म्यूज़ियम होने वाले हैं, तो इसलिए हम सारे म्यूज़ियम में नहीं जाएंगे। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा वो आपको दिखाएंगे। ये बहुत पुराना, आई थिंक इसका शायद ओल्डेस्ट म्यूज़ियम है, इसकी बिल्डिंग से भी लग रहा है। और इसके अंदर इन्होंने क्या रखा है, अपनी तारीख़, कल्चर, और जिस तरह से ये आज तक इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते आए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी म्यूज़ियम ऑफ मैसेडोनिया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं होगा बल्कि इसके नाम को लेके बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, इसके फ्लैग को लेके इंटरेस्टिंग स्टोरी हैं। उसके साथ साथ जनाब अली अलेक्जेंडर द ग्रेट के मुजस्समे को लेके कई बातें हैं। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं, कुछ दिलचस्प बातें हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। अंदर मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये आपको बस दिखा दिया म्यूज़ियम ऑफ मैसेडोनिया, और इसके पीछे वो हमारा दूसरा पॉइंट है, वहाँ चलते हैं। यूँ तो आपको इस शहर में बहुत सारी मसाजिद नज़र आती हैं, लेकिन सबसे अहम, मुनफरद और इंतहाई कदीम तारीख़ी मस्जिद ये है जिसका नाम मस्जिद मुस्तफ़ा पाशा है। इसको 15वीं सदी में बनाया गया। तकरीबन कोई 500 साल पुरानी ये मस्जिद सल्तनत उस्मानिया के दौर में, ऑटोमन एम्पायर के दौर में बनाई गई, और ये आज भी मौजूद है। बहुत कम मसाजिद ऐसी हैं जिनको महफूज रखा जा सका या जो बच गई, वरना सोवियत यूनियन के दौर में बुरी तरह से मसाजिद को तबाह कर दिया गया। स्कोपिये शहर में मुसलमानों की तादाद 32% से ज़्यादा है। ये इस शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है या नहीं, ये तो मैं दावे से नहीं कह सकता, लेकिन ये सबसे कदीम मस्जिद ज़रूर है। और इसके अंदर आते ही आपको एक दफ़ा वो जो पुराने अदवार हैं, ऑटोमन एम्पायर की एक फ़ील आने लगती है कि आप किसी बहुत पुराने दौर में चले गए हैं। ये मस्जिद फिर भी बहुत बड़ी मस्जिद नहीं है, लेकिन तारीख़ी है, इतने 100 साल पुरानी है। और अभी रमज़ान मुबारक आने वाला है, 2 दिन बाकी हैं, तो उसकी तैयारियां खूब ज़ोर शोर से चल रही हैं। बाहर भी काम हो रहा है और अंदर मस्जिद का माहौल भी। लेकिन ये मसाजिद बहुत साफ़ सुथरी हैं। सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर इंतज़ाम बनने वाली जितनी भी मसाजिद मैंने अभी तक जो मौजूद हैं वो देखी हैं, उनके अंदर सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, चाहे वो अल्बानिया हो, मॉन्टीनीग्रो हो, सर्बिया, या फिर ये मैसेडोनिया। मेरे अकब में वो पीछे मस्जिद मुस्तफ़ा पाशा है, लेकिन मेरे सामने ये नज़ारे हैं। ये आपको शहर का खूबसूरत नज़ारा इसी व्यू पॉइंट से मिलता है, जो कि इस स्कोपिये फ़ोर्ट के बिल्कुल साथ है। तो ये बिल्कुल आपको जो सर्बिया के अंदर हमने फ़ोर्ट देखा था, बेलग्रेड फ़ोर्ट, ये सेम वैसा ही है। लेकिन चूँकि इन इलाकों की एक हिस्ट्री रही है जंगे लड़ने के हवाले से, तो यही फ़ोर्ट और यही ऊंचे मकामात को सिक्योर करना, ये आपको अल्बानिया, मॉन्टेनीग्रो समेत यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट भी मिस न कीजिएगा। वो सामने वरदार रिवर बह रहा है और वरदार रिवर के साथ लोग वॉकिंग कर रहे हैं, और पूरा सिटी, स्कोपिये सिटी आपको नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, आई थिंक के फ़ुटबॉल स्टेडियम होगा, क्योंकि इस मुल्क की कभी क्रिकेट के हवाले से तो कोई दास्तान नहीं सुनी। सिर्फ ये सीन नहीं है, बल्कि यहाँ आपको ये फोर्ट्रेस अभी दिखाने वाला हूँ, बहुत कदीमी, और ये लगता है कि उस मस्जिद से भी ज़्यादा पुराना है जो अभी हमने आपको दिखलाई है।
स्कोपिये में सबसे पुरानी तारीखी जगह अगर आपने देखनी हो तो आप इस फोर्ट पे आ सकते हैं। ये है स्कोपिये फोर्ट, जहाँ पे कभी ना ओपन होने वाला एक म्यूज़ियम जो स्टोरीज़ के मुताबिक करप्शन की नज़र हो गया। और इसकी ये दीवारें देखिए जो ना जाने किसी भी वक्त गिर सकती हैं। कीमती असासा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूरा नज़रअंदाज किया है और बस वो पुरानी दीवारें शायद कई सौ साल पुरानी हैं वो ख़त्म हो रही हैं। इनके झंडे यहाँ पे लगे हैं। झंडे से मुझे याद आया, इनके झंडे के ऊपर भी बड़े मसाइल थे। 1991 में जब इन्होंने आज़ादी हासिल की तो जो झंडा इन्होंने सबसे पहले बनाया था उसके ऊपर ग्रीस ने एतराज़ कर दिया कि ये तो हमारा सिंबल है जो तुम लोगों ने यूज़ किया, यानी वो सूरज को मानते थे ना। तो उसके बाद फिर इन्हें अपना झंडा थोड़ा सा तब्दील करना पड़ा। लेकिन इसके साथ यहाँ भी एक पिलर है, उसके ऊपर भी एक इन्होंने अपना झंडा लगा रखा है। और यहाँ सामने शहर की ये बुलंदोबाला इमारतें इस कले को मुँह चढ़ा रही हैं, क्योंकि यहाँ तो पैसा खर्च हो रहा है इन बिल्डिंग्स के ऊपर, लेकिन कला बेचारा बदनसीब और ये गवर्नमेंट की तवज्जो शायद उस तरह से हासिल ना कर पाया। तो ये रहा जनाब अली हमारा यहाँ स्कोपिये फोर्ट का टूर। अब चलते हैं नेक्स्ट जगह पे। आप सोच रहे होंगे कि मैसेडोनिया दिखाते दिखाते मैं लाहौर कैसे पहुंच गया। तो मैं लाहौर नहीं पहुंचा, बल्कि एक वक्त के लिए तो मेरी सोच भी वहां पहुंच गई थी, क्योंकि ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये हूबहू वही मॉडल और वही चीज़ है जो हमने आपको अंदरून लाहौर में वज़ीर ख़ान हमाम दिखाए थे। तो ये भी हमाम है, लेकिन ये सल्तनत उस्मानिया के दौर के बने हुए दाऊद पाशा का बोलते हैं जी। दाऊद पाशा इसको बनाने वाले, और उन्होंने भी इसको बतौर हमाम ही बनाया था। इसके अंदर गर्म हमाम, नहाने के लिए मर्दों की अलहदा जगह, ख़वातीन की अलहदा, फिर बेडरूम, और नहाने के बाद आराम करना, और पहले उसके लिए तैयार होने के अलहदा अलहदा चौंचले थे जो सारे अंदर उसी तरह मौजूद है। लेकिन आज इसको तब्दील कर दिया गया है नेशनल गैलरी आर्ट ऑफ मैसेडोनिया से, और इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की पेंटिंग्स रखी हुई हैं। 100 दिनार दे के मैं अंदर गया और मैंने कहा कि यार ये तो मैंने ज़ाया कर दिया। लेकिन उसके फ़ौरी बाद मैंने कुछ ऐसा यहाँ पे उस 100 दिनार का मैंने खाता पूरा कर लिया वो मैं आपको बताता हूँ। तो जनाब अली अंदर जब आप जाए ना तो आपको वही पुरानी ईंटें, जो नानकशाही ईंट बोलते हैं गालबन, जो हमारे मुगलिया दौर में इस्तेमाल हुई थी, क्या बोलते हैं उसको, तो वो ईंट यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा है, लेकिन अभी चूँकि ये गैलरी है तो गैलरी के नमूने रखे हुए हैं। वो हमारे लिए कोई ख़ास, मतलब मेरे लिए तो कम से कम अट्रैक्शन उनमें नहीं है, और कुछ थे भी नहीं ख़ास। लेकिन खैर इन्होंने हमाम को बदल के वो आर्ट गैलरी के तौर पे जब नाम दिया तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर कुछ रखना भी तो है। उसके अलावा जो मैंने बात की कि मैं सुबह से फिर रहा हूँ तो मुझे वाशरूम जाने की ज़रूरत पेश आई। इसके अंदर इतना बेहतरीन वाशरूम है जो अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर भी इतना साफ़ सुथरा नहीं होता। शायद यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते, तो ये जनरली बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे आएँ घूमते हुए, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, वाशरूम ना मिल रहा हो तो आप यहाँ जा सकते हैं। वैसे आपके ज़ौक़ पे अगर तो आप आर्ट से दिलचस्पी रखते हैं अंदर ज़रूर जाएँ, वरना इस दाऊद पाशा हमाम को आप यहीं से देख सकते हैं। ये भी एक बहुत पुरानी बिल्डिंग और एक अहम टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ स्कोपिये के लिए। सिटी सेंटर के बिल्कुल करीब उस्मानिया दौर का एक कैथोलिक चर्च भी है, सेंट दिमित्रिजा चर्च गालबन इसका नाम है। वहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है, और ये सल्तनत उस्मानिया से भी पहले का ये चर्च था, और फिर वक्त के साथ इसकी इमारत जो है वो ना रही, और इसकी जगह फिर एक और बिल्डिंग बनाई गई जिसके बनाने का अंदाज़ वो बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर एक ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप उसको दी गई है, जिससे बड़ी एक यूनिक उसकी शेप बनती है, जिसके अंदर सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि जदीद उलूम को भी एक उसका टच देने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे सिटी सेंटर के बिल्कुल करीब आप ये भी देख सकते हो। और मुझे इसलिए मतलब बड़ा यूनिक लगा कि उस्मानी दौर के अंदर भी मतलब दूसरे मज़ाहिब का एहतराम किया जाता था, और ये चर्च इसकी गवाही है कि इसकी बिल्डिंग उनके दौर में भी रही, और फिर बाद में जब वक्त के साथ साथ बिल्डिंग ज़्यादा पुरानी हो गई तो उसकी जगह फिर एक नया चर्च यहाँ बनाया गया। आप इस वक्त देख रहे हैं स्कोपिये का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैचू, जो कि मैं समझता हूँ ये पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये हैं
अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आज़म के वालिद का स्टैचू, जिसका नाम फिलिप द सेकंड, एक ग्रेट किंग था। फिलिप द सेकंड का स्टैचू आपको नेशनल गैलरी के बिल्कुल पास ही मिलता है और ये वो शख्स हैं जिन्होंने दरअसल इतनी मजबूत फ़ौज तैयार की थी जिसकी वजह से सिकंदर आज़म पूरी दुनिया पे अपनी फ़तह का झंडा गाड़ सका। पूरी दुनिया तो नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा 12,000 माइल पे। तो कहते हैं कि ये सिकंदर के हाथों ही कत्ल हुआ। बहुत सारी बातें की जाती हैं जिसमें से एक ये भी मफरूज़ा है, क्योंकि इसकी जो बीवी थी ना क्लोपेत्रा, वो सिकंदर और उसकी माँ को हटाना चाहती थी और सिकंदर अपने वालिद का वाहिद इकलौता बेटा था, बाकी सारी बेटियाँ ही थी। तो इनकी चपकलिश चलती रहती थी। तो बहुत सारी बातों में कहते हैं कि सिकंदर की सौतेली बहन की शादी थी जिसमें इसको मरवा दिया, लेकिन ये वो ग्रेट किंग है फिलिप द टू, जो सिकंदर यूनानी का वालिद है। और इसकी रिस्पेक्ट जो यहाँ पे है वो सिकंदर से भी ज़्यादा इसलिए की जाती है क्योंकि इसी ने तो ये मैकेडोनिया जो मौजूदा मैसेडोनिया है इसकी बुनियाद रखी और इस एक मज़बूत फ़ौज की वजह से सिकंदर पूरी दुनिया को फ़तेह कर पाया। तो ये स्टैचू के साथ आप देख सकते हैं नीचे माँ, बाप, बेटा, ऊपर मुहाफ़िज़ और सबसे ऊपर फिलिप द सेकंड का मुजस्समा लगा हुआ है। किंग फिलिप के स्टैचू के बिल्कुल सामने ओलंपिया फाउंटेन है जो कि अलेक्जेंडर की माँ थी। ये चूँकि मैकेडोनियन नहीं थी, बाहर से आई थी, तो इसीलिए इसको ज़रा इम्तियाज़ी सलूक का सामना करना पड़ता था। तो उसकी याद में भी यहाँ बनाया गया है जो मुख्तलिफ़ मराहिल में। इसके दूसरी तरफ वो प्रेग्नेंट हालत में बैठी हुई है और फिर ये यहाँ पे उसको दूध पिला रही है, प्यार कर रही है। और ये सिकंदर और उसकी माँ ओलंपिया यहाँ दिखाए गए हैं और इस वजह से, क्योंकि वो सिकंदर की माँ थी और ये पहली खातून थी जिसने इस किंग फिलिप को बेटा दिया, वरना जितनी भी उसकी बीवियाँ थी उन सब से बेटियाँ हुईं। और ये वजह थी कि इससे बड़ा हसद किया जाता था और एक वक्त में ये दरबार से बहुत दूर हो गई क्योंकि इसे भी डर था कि कहीं मुझे भी हासदीन कत्ल ना कर दें। दुनिया में होलोकास्ट के लिए जितना भी काम हुआ उनमें से सबसे ज़्यादा इसे सराहा जाता है। सबसे ज़्यादा तो शायद एग्जैजरेशन हो जाए, लेकिन इसका एक बड़ा नाम है क्योंकि ये यहाँ मकदूनिया के जो यहूदी थे उनके लिए ये होलोकास्ट सेंटर एक बनाया गया है जो यहाँ इसके बड़े म्यूज़ियम के बिल्कुल साथ है। ये आप देखिए होलोकास्ट मेमोरियल सेंटर है जिसके अंदर मकदूनिया के यहूदियों पे जो जुल्म किया गया जर्मनों की जानिब से उसकी याददाश्तें हैं, उनकी कहानियाँ। मैं हमेशा हैरान होता हूँ कि जिस कौम ने ख़ुद इतने जुल्म बर्दाश्त किए हों वो ख़ुद इतनी जालिम कैसे हो सकती है। मतलब उसे तो दर्द और तकलीफ़ का एहसास है ना कि जिस तरह से जर्मन्स ने इनके ऊपर जुल्म किए, तो आज उससे भी कई गुना ज़्यादा ये बेचारे फ़लस्तीनियों पे कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि मज़लूम इतना जालिम कैसे बन जाता। तो खैर मैं इसके अंदर नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ये टाइम टेकिंग है। ये अगर आप कभी होलोकॉस्ट मेमोरियल जो है देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये दूसरे म्यूज़ियम के मुतालिक बतलाता हूँ कि ये म्यूज़ियम भी जो है ना इनकी स्ट्रगल और इनके यहाँ तक पहुँचने और इनकी सारी तारीख़ के मुतालिक है और बहुत बड़ा म्यूज़ियम है ये वाला। ये सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि वो वहाँ तक ये फैला हुआ है। इसके अंदर डेफिनेटली इन्होंने अपने कुछ अदवार और करप्शन की दास्तानों और स्ट्रगल की स्टोरीज़ को बयान किया है। तो ये उसे ही समझ आती है जो इनकी तारीख़ से दिलचस्पी रखता हो, जो हालिया तारीख़ को जानता हो। जिस तरह से ये मतलब मैं अभी यहाँ से जाना है, हमने दूसरी तरफ वो ब्रिज भी आपको दिखाना है, तो वहाँ पे इनकी तारीख़ के मुतालिक आपको बतलाता हूँ कि कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई, कहाँ इनको आज़ादी मिली। वो सारी चीज़ें अभी हम आपसे डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं और साथ ही साथ आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट के स्टैचू की तरफ लेके चलता हूँ। यूँ तो इस शहर में कई ब्रिज हैं, लेकिन स्टोन ब्रिज जिसके नाम का होटल मैंने आपको दिखाया है, इस जैसा कोई नहीं, क्योंकि ये बहुत पुराना है। तुर्कों के दौर का है, सल्तनत उस्मानिया के दौर का बना हुआ ये स्टोन ब्रिज जो मुकम्मल तौर पे पत्थर से बना है। इसकी मजबूती देखिए, कई ज़माने बीत गए लेकिन ये आज भी अपनी शान शौकत और मजबूती के साथ खड़ा है और जचता भी है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के सिटी में हो तो ऐसा ही ब्रिज होना चाहिए। तो ये रिवर वरदार जो है इसके नीचे बह रहा है। पता नहीं वरदार में कभी इसको सरदार कहता हूँ, कभी मुर्दार कहता हूँ, लेकिन वो सिर्फ ऐसे एक ना जोक क्रिएट करने के लिए। तो वरदार से अच्छा वर्दा भी तो हो सकता है ना, वर्दा फूल।
ये इस तरफ हम जाना है, अभी हमने अलेक्जेंडर द ग्रेट का स्टैचू है और ये उन्होंने बनाया था ओल्ड बाज़ार को जोड़ने के लिए, यानी ये सीधा ओल्ड बाज़ार जाता है और वहाँ अभी हमने शाम को जाना है। पहले ये जगह देख लें। तो अभी इस ब्रिज के ऊपर चलते हुए आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ मैसेडोनिया की, और फिर आगे चलते हैं। यहाँ भी बाकी बाल्कन्स की तरह जगह जगह ये म्यूज़िशंस, डांसर वगैरह हैं जो अपनी स्किल्स दिखा के ना तो लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो मैंने इससे पहले देखा था सर्बिया के अंदर, वहाँ तो जो स्टूडेंट्स हैं ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ें प्रोटेस्ट पे बेच रहे थे, सीटियाँ और झंडे और मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो कहने लगे कि हमने इससे सेमेस्टर की फ़ीस अदा करनी है, तो लोग बड़ा उनको दे रहे थे फिर ना इस बात पे। तो ये सामने हम इसके मैसेडोनिया स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं जो इसका मेन पॉइंट है सिटी का। अच्छा, इसकी तारीख़ के मुतालिक तो मैं भूल ही गया बताना ये इन लोगों को देख के। तो तारीख़ ये है जनाब अली के अलेक्जेंडर ने इस पूरे इलाके यानी मकदूनिया को एक सल्तनत बनाया और उसके बाद जो है उसके जाने के बाद मुझे ये वो पाकिस्तान का एक एहसन नामी लड़का है वो याद आ गया, क्या वो ढोलकी बजाता है। तो खैर जनाब अली अलेक्जेंडर के बाद उसकी स्टोरी पे हम आते हैं कि वो क्या हुआ उसके साथ। अलेक्जेंडर के बाद ये सल्तनत चलती रही और फिर इस पे रोमन्स ने हुकूमत की। रोमन्स के बाद वक्त गुज़रता गया, सल्तनत उस्मानिया भी यहाँ पे आई, फिर ये यूगोस्लाविया जो थे, बल्गारियन जो थे, कई हुकूमतें होती रहीं। लेकिन आखिरकार 1991 में इन्होंने आज़ादी हासिल की यूगोस्लाविया से, जो इस वक्त सर्बिया आई थिंक, तो सोवियत यूनियन ही था वो। तो उससे आज़ादी हासिल करने के बाद इन बेचारों के आज तक फड्डे चल रहे हैं। पहले तो इन्होंने जो नाम रखा वो नाम ही नहीं रखने दिया यूनान ने कहा ये हमारा नाम है, तुम कैसे रख सकते हो। तो फिर झंडा बनाया, झंडे पे उन्होंने कहा कि भाई हमारा झंडा है, हमारा निशान है, तुम कैसे रख सकते हो। और उसके बाद ये अलेक्जेंडर का मुजस्मा बनाया, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि ये तो हमारा अलेक्जेंडर है, तुम इसका कैसे मुजस्मा बना सकते हो। तो ये बड़ी स्टोरीज़ हैं। ये नेटो का हिस्सा है लेकिन इसके बावजूद यूरोपीय यूनियन का हिस्सा अब तक इसलिए नहीं बन सका क्योंकि ग्रीस इसकी बहुत मुखालफत करता है, ये यूनान वाले। तो अल्लाह उनको हिदायत दे, मामलात इनके चल रहे हैं लेकिन अब हम पहुँच चुके हैं उस जगह जो मेरा एक यहाँ आके विश थी कि मैं ज़रूर आऊँ यहाँ पे। तो वो है ये जनाब अली सामने सिकंदर आज़म, सिकंदर यूनानी का मुजस्समा। एक नौजवान 32 साल की उम्र में दुनिया पे ऐसा कब्ज़ा किया कि बड़ी बड़ी रियासतें कांपने लग गई इससे। अलेक्जेंडर दी ग्रेट 350 कबल मसीह इस इलाके में पैदा हुआ और अपने बाप के बाद महज 20 साल की उम्र में उसने बादशाहत संभाल ली। ये 12 साल ज़िंदा रहा है लेकिन इन 12 सालों में इसने 12,000 मील से ज़्यादा सल्तनत पे हुकूमत की और उस वक्त की बड़ी बड़ी सल्तनतों को नाकों चने इसने चबवा दिए, जिसमें एक ख़ास नाम सल्तनत फ़ारस का था, जिसकी फ़ौज बहुत बड़ी, ताकत बहुत बड़ी, पुरानी सल्तनत, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद वो इसका मुकाबला ना कर सकी। इसमें कई चीज़ों को लोग क्रेडिट देते हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया सिकंदर का वालिद जो था वो बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड फ़ौज छोड़ के गया था। फिर कहते हैं 12 साल की उम्र में अरस्तू की शागिर्दी में आ गया था। तो अरस्तू जैसा उस्ताद मिलना इस शागिर्द के लिए क्यों ना लकी साबित होता, ये पॉलिश था उसका किया हुआ, तो आखिरकार इतनी तरक्की करके गया। फिर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यार सारी चीज़ें बजा, लेकिन इसने जिस दानिश के साथ ये लड़ाई और जिस हौसले के साथ, मतलब अपने घोड़े से कभी उतरता ही नहीं था, इसीलिए इसको कहते हैं द वॉरियर ऑन हॉर्स, इसको कहते हैं। ये जो मुजस्मा है इसको अब कहते हैं वॉरियर ऑन हॉर्स। वो इसलिए क्योंकि जब ये मुजस्मा बना था तो इसके ऊपर ना ग्रीस ने एतराज़ कर दिया कि ये सिकंदर आज़म जिस इलाके में पैदा हुआ तो वो हमारा हिस्सा है, आपका नहीं, आप उससे निकल चुके हो, तो इसको आप गिराओ। तो फिर इन्होंने रिक्वेस्ट की उनसे कि हम गिराते तो नहीं, इसका नाम तब्दील कर देते हैं। तो फिर इन्होंने नाम तब्दील कर दिया। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट 12,000 से ज़्यादा, 12,000 मील से ज़्यादा जिसकी सल्तनत, और अब ये इंडिया की तरफ जा रहा था कि फिर इसे रास्ते में वफ़ात होगी, बल्कि जहलम तक तो जा ही चुका था। वहाँ तक राजा पोरस था गालबन जिसको इसने शिकस्त दी थी। और अब इस पूरा ये ऑनवर्ड यहाँ से इंडिया से कोलकाता और आगे की तरफ जाना चाहता था, लेकिन कहते हैं एक मर्ज़ की वजह से इसकी मौत हो गई। अपने वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम लगता है, लेकिन अपने तमाम बहन भाइयों को तो इसने ख़ुद मार दिया था कि कहीं मुझे ये गिरा ना दे। लेकिन एक अजीम सोच रखने वाला था कि मैंने फ़तह करनी हर एक चीज़, और इतना पक्का था अपने इरादे का कि जहाँ जाता उसको फ़तह कर लेता था। तो यहाँ अलेक्जेंडर द ग्रेट
इसके चरणों में भाई हाज़िरी होगी, क्योंकि देखें ना आज दुनिया के बड़े बड़े मुल्क इस पर फ़ख्र कर रहे हैं जी साडा है, वो कहते हैं जी साडा है। पता नहीं कल अमरीका ने कह देता जी साडा सी, ये तो हमें भुलिया चुके इधर आ गया। तो खैर ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्टोरी। यहाँ से अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, किसी और जगह चलते हैं। बाकी इसको तो आप जानते ही हैं ना, फ़ाते आज़म का लक़ब पाने वाला सिकंदर यूनानी। अगर आप आर्कियोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो ये आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम ऑफ मैसेडोनिया इस स्टोन ब्रिज के बिल्कुल साथ है। और जितने भी हमने म्यूज़ियम इससे पहले देखे हैं उनमें सबसे बड़ी इसी की बिल्डिंग है। इट्स लुक लाइक अ रॉयल पैलेस या किसी इंतहाई बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट जैसा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि है भी ये आर्कियोलॉजी के रिलेटेड। तो डेफिनेटली इसके अंदर जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा इसके अंदर मौजूद होगा। आप देख सकते हैं जब आएँ, अगर आपका टेस्ट हो ऐसा, इसके ऊपर 3 फ्लैग मैसेडोनिया के लगे हुए हैं। मैसेडोनिया को मकदूनिया भी कहते हैं, उर्दू में तो मकदूनिया ही कहते हैं। ये ना हो कि मैंने पूरी वीडियो में नाम ना लिया हो तो आप मेरी दुरुस्तगी करते रहें कि भैया मैसेडोनिया नहीं मकदूनिया मकदूनिया होता है। खैर कई नाम होते हैं भाई, शहरों के नाम हैं, मुल्कों के नाम हैं, इवन के अलेक्जेंडर के पता नहीं कितने नाम हैं यहाँ पे। अलेक्जेंडर के स्टैचू के बिल्कुल अकब में इस बाज़ार में चलते हुए मैं जा रहा हूँ मदर टेरेसा के हाउस की तरफ। और ये बड़ा पुरानक बाज़ार है जिसके अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, बार हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं। यहाँ पे लोग शायद बाल्कन्स की तरह यहाँ भी इतना रश नहीं है, इसलिए बस आपको कम लोग नज़र आते हैं। और इस वक्त तो ज़्यादा लोकल्स ही हैं यहाँ पे, और अक्सर जगहों पे लोकल्स का दाखिला बिल्कुल फ्री है। और गैर मुल्कियों के लिए यानी जो दूसरे नेशनलिटी के होते हैं उनके लिए वहाँ पे टिकट होती है। द ग्रेट मदर टेरेसा का स्टैचू, और ये उनका घर जहाँ कहते हैं उनकी पैदाइश हुई, और फिर यहाँ से वो किस तरह इंडिया गई और वहाँ पे जाके इंसानियत की ऐसी खिदमत की कि भाई क्या कहने। ऐसे अजीम लोग, मुझे हमेशा इनके ज़िक्र पे वो मोहतरमा रुत फ़ाओ साहिबा याद आ जाती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, जो जर्मनी से थी। तो इंडिया के लिए कोलकाता में कहते हैं वहीं इनकी शायद वफ़ात हुई थी। तो मदर टेरेसा एक माँ थी, वाकई एक माँ थी, जिसने बीमार लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए बहुत कुछ किया। एक कैथोलिक नन थी, तो अपने मज़हब के बावजूद ये जो है वहाँ पे जाके एक दूसरे मज़हब वालों की मदद करती रही। तो मैं अभी यहाँ पे जाके देखूँगा, इसकी कोई टिकट वगैरह लेता हूँ और उसके बाद ऊपर चलते हैं। यार मुझे यहाँ पे आके ज़्यादा खुशी हो रही है बनिस्बत अलेक्जेंडर द ग्रेट के, कि वो भी एक करैक्टर है भाई, लेकिन ये जो अपनी ज़िंदगी इंसानों के लिए वक्फ़ कर देने वाले, क्या बात है। ये अब उसकी एक मोनामेंट बना दिया है इस जगह पे, कहते हैं इनका घर हुआ करता था, अब उसको मोनामेंट बना दिया। नीचे इसके दफातर हैं और ऊपर एग्ज़िबिशन है एक, जिसमें मदर टेरेसा का मुजस्समा, और यहाँ पे आई थिंक उनके इस्तेमाल में रहने वाला एक पलंग है, और उनकी याददाश्तें यहाँ पे होंगी। ये उनकी जवानी की तस्वीर है मेरा ख्याल। ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी बड़ी शफ़क़त कर रही हैं अपने देखने वालों। ये हो गई एदी साहब, मैडम रुत फ़ाओ, अजीम लोग थे यार। इंडिया के अंदर है वैसे, लेकिन मेरा ख्याल है ये उनका घर है जहाँ पे इनकी वफ़ात हुई थी, ये नीचे लिखा हुआ है। तो जनाब ये मोहतरमा मदर टेरेसा, ये उनकी सवाने हयात के मुतालिक है कुछ। ये है मदर टेरेसा की जाए पैदाइश। स्कोपिये से ही उनको ज़िंदगी मिली, और फिर यहाँ से होते हुए वो आयरलैंड, और फिर वहाँ से जो इंडिया गई तो एक ऐसा काम किया कि न सिर्फ पढ़ाना, टीचिंग करना, बल्कि बीमारों की खिदमत करना, और इसके अलावा बहुत से चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन और फंडिंग और लोगों का मदद करना। इसकी वजह से उन्हें कई एजाज़ात मिले। इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनको एजाज़ दिया। उसके बाद अमेरिका ने एजाज़ी नेशनैलिटी दी, बरतानिया ने। उसके बाद वो यहाँ मैसेडोनिया की सिटीज़न तो थी ही। तो उनका एक काम है, इंसानियत के लिए एक बड़ी उनकी काविशें हैं। जिस तरह मैडम रुत फ़ाओ जो थी, वो पाकिस्तान में जो उन्होंने काम किया कोई और ना कर सका। लोग देखना पसंद नहीं करते थे उन मरीज़ों को जिनका इलाज रुत फ़ाओ ने किया। फिर ये मदर टेरेसा एक नन थी, कैथोलिक नन, लेकिन उनको माँ कहा जाने लगा। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनका स्टेट फ्यूनरल ऑर्गेनाइज़ किया उनके मरने के बाद। वो ग़ालिबन 1997 में वफ़ात हुई थी उनकी, और 87 साल की उम्र में बड़ा पैगाम दे के गई। अपने लोगों में रहने की बजाय हिजरत करके और दूसरे इलाकों में जाके उनकी मदद करने वाली मदर टेरेसा।
ये उनकी जाए पैदाइश जो कि अब एक मोनामेंट में तब्दील है। ऊपर कुछ चीज़ें हैं वो आपको हमने दिखाई, और ये मुझे ऐसा मतलब सुकून हो रहा दिली तौर पे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के स्टैचू पे जाने से भी ज़्यादा मुझे खुशी यहाँ पे इसलिए हो रही है कि ये लोग हैं इंसानियत का सेहरा। जैसे हमारे ग्रेट एदी साहब थे, रुत फ़ाओ और मदर टेरेसा, ये अनमोल लोग होते हैं इंसानियत की भलाई चाहने वाले, बग़ैर किसी रंग, नस्ल, मज़हब की तफरीक के। सारे टूरिस्ट पॉइंट आपने देख लिए, बस एक जो बहुत इम्पोर्टेंट था इसका ओल्ड बाज़ार जनाब अली ये तुर्क बनाते थे, सल्तनत उस्मानिया वाले, ऑटोमन एम्पायर। जहाँ जाते तो बाज़ार ज़रूर होते। तो ये तकरीबन कोई 500 साल पुराना बाज़ार है, और आप देखिए कि बड़े बड़े पत्थर जो उस ज़माने में बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वैसे ही है। ये बाज़ार तो भी बहुत खुला है क्योंकि ये एंट्रेंस ही है, वरना इससे भी तंग गलियाँ हैं इसके आगे। और मेरा जो हॉस्टल है वो भी इसी तरफ है आगे जाके। तो मैं आपको ज़रा ये भी दिखाता हूँ इसका ओल्ड बाज़ार, और ओल्ड बाज़ार के अंदर ही 3 मसाजिद मैंने देखी, शायद इससे ज़्यादा भी हों। और मुझे यार बाल भी कटवाने हैं, तो मैं कोई बार्बर शॉप भी इसी टाइम में ढूंढता हूँ, और फिर चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। आइए आपको इसकी तंग गलियों से लेके चलता हूँ। और यहाँ पे खाना, मुस्लिम फूड आपको बहुत सस्ता मिलता है। मैं यहाँ पे ट्राई करेंगे बाद में। हेलो, सो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। और इसकी तंग गलियों के अंदर ये देखिए अभी कितना पुराना है। अच्छा, ये नेशनल किचन बना दिया उन्होंने इस पुराने को ना, तो बड़ी ज़बरदस्त वाइब्स हैं इस ओल्ड बाज़ार की। और मैं तो कल से को 3-4 दफ़ा चक्कर लगा चुका हूँ इसके। डिनर के लिए भी यहीं आया था, मेरा दिल करता था मैंने वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं बनाई, मैंने कहा यार कल के व्लॉग में सारी चीज़ें एक साथ शामिल करेंगे। तो रात के डिनर पे ज़रा आपको कोई और ज़बरदस्ती प्लेस दिखाऊंगा ढूंढ के, जहाँ से हम डिनर करेंगे। ये देखिए एक दफ़ा फिर हम एक बड़े बाज़ार में आ गए। ये मॉस्क है मेरे हॉस्टल के जो बिल्कुल करीब है। ये एक और इनका म्यूज़ियम था कोई, सुबह मैंने देखा भी था, मैं भूल गया, लेकिन अब ज़ाहिर बात इसको कहाँ देखेंगे। ये साथ ही मॉस्क है और एक बड़ा सा चौराहा है। अच्छा, ये ड्रिंकेबल वाटर होता है, आप पी सकते हैं जहाँ भी आप सिटी के अंदर घूम रहे हो। एक्सचेंज यहाँ पे बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली एयरपोर्ट के, तो एक्सचेंज रेट यहीं से लीजिएगा अपना। वैसे यहाँ पे कार्ड वगैरह यूज़ होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कार्ड पे टैक्स करते हैं। मेरे पास पाकिस्तानी नहीं है, वो यूके का है, तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन नहीं है और रेट भी अच्छा मिल रहा है। वाइज का कार्ड है मेरे पास। ओल्ड बाज़ार में इस मस्जिद के बिल्कुल सामने यहाँ पे ये बार्बर शॉप थी। बहुत अच्छा यार समझ के उसने कटिंग की है, मुझे ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान में। तो मैंने इसको दिए 250 मैकडोनियन दिनार। एक तो मैकडोनल्ड निकल जाता है, मैकडोनिया कहते हैं। तो ये बने तकरीबन कितने, 5-6 नहीं, आई थिंक $5 बने। तो अभी मगरिब का वक्त हो गया, सुभान अल्लाह, नमाज़ पढ़ने लगे।
कोसोमोस पे किया है डिनर और इनके कबाब देख के ना रहा नहीं गया। जो खुशबू आ रही थी बाहर, ओफ क्या बात है। और ये दे भी बड़े मुनासिब है। 10 कबाब भाई साहब, ये इन्होंने मुझे दिए हैं 300 दिनार में, मतलब $5 बनते हैं। और उसके अंदर क्या कहने इनका जायका, तो ब्रेड तो मुझसे खाई नहीं गई, वो कबाब खा के ही ना मैं फुल हो गया। थोड़ा सा इनका ये होता है कि अपना जायका होता है, हमारी तरह मिर्च मसाला नहीं है। तो अगर आप बहुत सोच के खाएंगे कि बड़ा स्पाइसी होगा, तो स्पाइसी नहीं है लेकिन टेस्टी है।